हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीए सेकंड सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर एनईपी बैच 2024 का जो है सुप्रीम कोर्ट हम कवर करने जा रहे हैं। यूनिट 2 का थर्ड टॉपिक है ये। और इसके अंदर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं, उसकी कंपोजिशन और ज्यूरिसडिक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो सेशन जो है इसे हम स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जानने से पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि जुडिशरी किसे कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशरी का ही एक अंग है और जुडिशरी जो है ना वो थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, जैसे कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी जो है ना ये एक ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लॉज एंड रेगुलेशंस को या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, या फिर लॉज एंड रेगुलेशंस को जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। इसलिए इसको कहा जाता है इट इज़ द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को और प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी को और प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी। जब हम जुडिशरी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि एपेक्स पे जो है ना टॉप पे जो है आता है सुप्रीम कोर्ट, और उसके लोअर कोर्ट्स आते हैं जैसे कि हाई कोर्ट्स। वो हाई कोर्ट्स जो है ना हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दिया जाता है, और हाई कोर्ट्स से भी छोटे कोर्ट्स को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये जो है हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती है जुडिशरी के अंदर, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इंटरप्रेट करने वाला जो है फाइनल अथॉरिटी रखने वाला है ये, यानी कि फाइनल इंटरप्रेट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट ही करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना इंडिया का वो जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल कोर्ट है एनीवेयर इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं। और इसके फंक्शंस जो है विद इन द लिमिटेशंस जो है होती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इम्पोज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन क्या है, जब स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट बना था तब जो है 8 जजेस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था। और बाद में जो है ये नंबर जो है 25 तक बढ़ गया और 25 जजेस हुआ करते थे, और वो असिस्ट करते थे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लेकिन करंटली जो है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना उसको जो है असिस्ट करते हैं 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस। नंबर ऑफ जजेस जो है चेंज होते रहते हैं। पार्लियामेंट जो है ना वो इन नंबर ऑफ जजेस को जो है कभी भी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट को जो लीड करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और अगर किसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना होता है तो उसको जो है कुछ क्वालिफ़िकेशंस होनी ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि वो जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी क्वालिफ़िकेशन है वो जो है या तो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा होना चाहिए फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के लिए जो है एटलीस्ट 5 साल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो एटलीस्ट जो है एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक, तभी वो जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। और तीसरी क्वालिफ़िकेशन उसके लिए जो है तीसरी कंडीशन वो ये है कि वो जो है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के जो है ओपिनियन के अंदर जो है ये एक बेहतरीन एडवोकेट या जज होना चाहिए। क्योंकि फाइनली जो इसको जो है अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है इसको अपॉइंट करता है। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसकी टर्म की बारे में बात करें ना तो उसकी टर्म जो होती है ना वो जो है 65 ईयर्स तक जब वो नहीं होता ना तब तक वो जो है उसकी टर्म रहती है कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट का एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो चाहे तो वो जो है रिज़ाइन भी कर सकता है। अगर उसको जो है अपनी टर्म जल्दी ख़त्म करनी होगी तो उसको जो है रिज़ाइन करना होगा और अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट के सामने जो है सबमिट करना होगा। उसको जो है रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट को के द्वारा, और प्रेसिडेंट उसको जो है तभी रिमूव कर सकता है जब उसको जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है रिकमेंड करेगी ये, या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो जो है रिकमेंड करेंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि क्या क्या पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एंजॉय करता है। जो ये दो टर्म्स है, एक जो है जुरिसडिक्शन और दूसरा है
पावर। सो इनको जो है हम इंटरचेंजेबली जो है यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला पावर या सबसे पहली जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सो ये जो है आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग जो है दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि वो जो है जो भी मैटर्स होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं कनेक्टेड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, यानी कि इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी मैटर्स होंगे, वो जो है रिजॉल्व करने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और डिसाइड भी करेगा इन मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही। अगर सेंटर और स्टेट के दरमियान जो है डिस्प्यूट है तो उसको जो है रिजॉल्व करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर डिफरेंट स्टेट्स यानी कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ जो है कन्फ्लिक्ट है तो उसको भी रिजॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। या फिर अगर सेंटर और सारी स्टेट्स या सेंटर और एक स्टेट या उसके अपोजिट में जो है बाकी सारी स्टेट्स होंगी तो उन सारे कन्फ्लिक्ट्स को जो है रिजॉल्व करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये वाली जुरिस्डिक्शन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जो है अवेलेबल है। और दूसरी जो जुरिस्डिक्शन है वो है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, यानी कि अपील की जाने वाली जुरिस्डिक्शन। सो अगर किसी को जो है कोई सिटीज़न जो है उसको फील होता है कि उसके जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट हुए हैं तो वो जो है अपील कर सकता है हाई कोर्ट को। अगर हाई कोर्ट ने भी जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया उतने अच्छे से तो वो डायरेक्टली भी जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है अपील कर सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके पास जो है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन होता है, जिससे जो है कोई भी पर्सन या कोई भी सिटीज़न जो है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो है डिसीजन से, वो जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होगा उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन होगा ना वो जो है मानना पड़ेगा। जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं या हाई कोर्ट्स होते हैं उनको जो है मानना पड़ता है ये वाला डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देता है, और उसको जो है अपोज कोई भी नहीं कर सकता। नाउ अनदर इज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सो जो प्रेसिडेंट है ना वो जो है एडवाइस सीख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जब भी उसको जो है नेसेसरी फील होगा। यानी कि ये ज़्यादातर होता है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जजेस का अपॉइंटमेंट करना होता है, तब वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई है उस सीजेआई है उसका जो है रिकमेंडेशन ले सकते हैं। और एक और जो है जुरिस्डिक्शन है वो है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स है ना वो जो है बाउंडेड है। जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देगा उसके जो है बाउंड उनको रहना है, यानी कि उसको जो है कबूल करना है जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देगा, चाहे वो किसी भी आर्टिकल के रिलेटेड हो या फिर कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के रिलेटेड हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो है अपने ही डिसीजन से जो है बाउंड नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ साल पहले कोई डिसीजन लिया है तो वो जो है उसको रिवर्स भी कर सकता है कुछ साल बाद। सो सुप्रीम कोर्ट का अपना ही जजमेंट उसके ऊपर जो है बाइंड नहीं होता है। दैट मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना वो जो है अपनी जो डिसीजंस वगैरह उन्होंने लिए होंगे या जजमेंट्स दिए होंगे उनको जो है कभी भी चेंज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है एट एनी टाइम इन एनी सर्कमस्टांसेस। और रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है ये इनको मिलती है अंडर आर्टिकल 137 के अंडर। जो नेक्स्ट पावर या नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन होती है वो है पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इन दोनों के पास जो है जुडिशल रिव्यू का जो है पावर होता है। मतलब अगर जो लेजिस्लेचर है जो उन्होंने जो है पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है वो अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है वायलेट करता है, उसके प्रोविजंस को वायलेट करता है किसी भी तरीके से, सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उस लॉ को जो है नल एंड वाइड जो है करार दे सकता है, इनवैलिड लॉ करार दे सकता है। अनदर जुरिस्डिक्शन इज़ रिट जुरिस्डिक्शन। सो रिट जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो इशू किया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ ऑफिसर्स। सो रिट जो है इशू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी। सो ये इन्फोर्स कराने के लिए कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो है रिट्स इशू किए जाते हैं। और ये जो है 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं। एक है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, और चौथा है कर्टियोररी, और पांचवा है को वारंटो।
इन पांचों रिट्स के जो है अपने अपने फंक्शंस है। अगर मैं वो यहाँ पर जो है डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप जो है गूगल करके जो है इनकी डेफिनेशंस देख लेना। आपको इनकी डेफिनेशंस के बारे में जो है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वहाँ पर जो है पूछा जा सकता है। इफ़ वी लुक एट द वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले जब हम देखते हैं जो कोर्ट्स का स्ट्रक्चर होता है या फिर बेंचेस वगैरह जो होते हैं ना, वहाँ पर जो है पहले हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। उसके अंदर जो है 5 या 5 से ज़्यादा जो है पैनल होता है जजेस का, जो क्वेश्चंस जो है सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर। और दूसरा टाइप का बेंच जो होता है वो है डिवीजन बेंचेस। इनके अंदर जो है 2 या 2 से ज़्यादा 2-3 जजेस जो है होते रहते हैं। और ये जो है जनरल अपील्स वगैरह जो आती हैं लोअर कोर्ट से या फिर डायरेक्ट अपील्स जो आती है उनको जो है हियरिंग करते हैं। और सिंगल जजेस होते हैं वो जो है रेयरली यूज़ किए जाते हैं। सिंगल जज बेंच जो है रेयरली यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो है जो प्रोसीजरल मैटर्स वगैरह होते हैं उनके लिए जो है सिंगल जजेस रखे जाते हैं। अगर हम देखें तो केसेस कैसे एलोकेट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो एक रोस्टर सिस्टम जो है लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, यही जो है एलोकेट करता है केसेस को टू द डिफरेंट बेंचेस, ताकि जो है वर्कलोड वगैरह जो है वो जो है बैलेंस रह सके और जो है लीगल एक्सपर्टीज़ जो है वो भी प्रोवाइड हो सके लोगों को। सो सेंसिटिव केसेस वगैरह जो होते हैं ना उनको जो है एलोकेट किया जा सकता है लार्जर बेंचेस के अंदर। और फॉर एग्जांपल अगर फंडामेंटल राइट्स का इशू है, ये जो है सेंसिटिव केस है, तो इसको जो है लार्जर बेंचेस को दिया जाएगा। थर्ड जो चीज़ है जो वर्किंग के अंदर आती है वो है जुडिशियल रिव्यू, जो हमने इससे पहले ही डिस्कस किया है। फोर्थ हमें देखने को मिलता है वर्किंग के अंदर कॉलेजियम सिस्टम है और इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सो कॉलेजियम्स का मतलब होता है कि इंश्योर करना जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफ़र। सो जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं वो जो है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो है होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ट्रांसफ़र्स वगैरह जो है इसी सिस्टम के थ्रू जो है होता है इंडिपेंडेंटली। मतलब उसके अंदर जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इंटरफियर नहीं कर सकती है। और इसको लेकर जो है क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। वो ज़्यादातर हमें जो है पार्लियामेंटेरियन पर्सपेक्टिव से ही देखने को मिलता है। आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक for your exams.